यूपी में 7 सीटों के लिए उपचुनाव का ऐलान हो गया है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 10 नवंबर को नतीजे आएंगे और तब तक आरोप प्रत्यारोप, जीत हार, पहले से बेहतर प्रदर्शन वगैरह वगैरह हर तरह के दावे होंगे। ये उपचुनाव सीएम योगी के काम पर होगा। जाहिर है सत्ता पक्ष के पास होने के लिए सब कुछ है। वैसे भी इन 7 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी का ही कब्जा था। उधर विपक्ष के पास कोरोना मैनेजमेंट, बेरोजगारी, ब्राह्मणों पर कथित अत्याचार जैसे कई बड़े मुद्दे हैं। वैसे भी ये उपचुनाव पहले से दिलचस्प होगा क्योंकि मैदान में बीएसपी भी होगी और पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आ रही कांग्रेस भी। यानी ये बाई इलेक्शन एसपी और बीजेपी के बीच का सीधा मुकाबला न होकर कुछ अलग होगा। तो फिर सवाल वही है कि उपचुनाव के रिंग का किंग मास्टर कौन होगा। आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज जब ऐलान हुआ उपचुनाव की तारीखों का, उसके बाद क्या हुआ लखनऊ से लेकर के और जहां जहां सीटों पर चुनाव होना है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सूबे में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इस उपचुनाव को 2022 विधानसभा चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है। साथ ही कोरोना संक्रमण के चलते इस बार के चुनाव अलग तरीके से होंगे। 3 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। 2017 में सीएम बनने के बाद योगी राज में यूपी में ये तीसरा उपचुनाव है और होने जा रहा उपचुनाव ही हकीकत में योगी आदित्यनाथ की असली व्यक्तिगत परीक्षा है, क्योंकि इस बार वोट उनके काम पर पड़ेगा, न कि पीएम मोदी के चेहरे पर। 3.5 साल में उत्तर प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी गई है। तमाम वो काम जिसके सहारे उत्तर प्रदेश के गांव गरीब किसान को राहत पहुंचाई गई है, उसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। हमको पूरा विश्वास है कि इन कामों के आधार पर जनता अपना आशीर्वाद और मत भारतीय जनता पार्टी को देकर 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी। नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो सरकार कहेगी कि उसके कामों को जनता ने आशीर्वाद दिया है, लेकिन नतीजे अगर सत्ता की उम्मीदों के बरक्स हुए तो विपक्ष सरकार पर जनता का विश्वास खोने का इल्जाम लगाएगा। वैसे भी इस बार विपक्ष के तर्कश में कानून व्यवस्था, ब्राह्मण राजनीति, कोरोना मैनेजमेंट और बेरोजगारी जैसे बड़े तीर हैं। जाहिर है सरकार को भी बड़ी ढाल और विपक्ष से बड़ा तीर कमान लेकर सेमीफाइनल के मैदान जंग में उतरना होगा। आने वाले उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को बता देगी कि आपकी सरकार में जिस तरह से चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण, माओ लिंचिंग और छोटी छोटी बच्चियों पे और महिलाओं पे जिस तरह से अत्याचार बढ़ा है, इसकी सजा आपको देगी चुनाव हरा के और आगाज करेगी 2022 का कि 2022 में बाईसाइकिल इन और बीजेपी आउट। खास बात यह है कि इस उपचुनाव में सभी विपक्षी पार्टियां मैदान में उतर रही हैं। अभी तक के उपचुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होती आई है, लेकिन बीएसपी ने उपचुनाव में कूदकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। उधर कांग्रेस को अजय कुमार लल्लू के रूप में मिला सुपर एक्टिव सिपा सालार भी कांग्रेस को कुछ फायदा दिलाने की उम्मीदें बांधे नजर आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस अपनी तैयारी लगातार कर रही है, मगर दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास बचाने के लिए भाजपा संघर्ष कर रही है। कुछ 3.5 साल में जो जनता से वायदे किए गए थे, कानून के राज में क्या हुआ? आज दलित की बेटी, हाथरस की बेटी हमारे बीच नहीं रही। गुंडा राज न भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, लोगों को रोजगार नहीं मिले, लोग पलायन करते रहे, कोरोना जैसी महामारी, तमाम सारे मुद्दे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जमीन पर दिखाई दे रही हैं और वोटर ही उनको जमीन से अर्श तक का रास्ता तय कराएगा। यानी साफ है कि इस बार का उपचुनाव अलग भी होगा और दिलचस्प भी। तो सवाल यही है कि उपचुनाव के रिंग का किंग आखिर कौन बनेगा। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करेंगे, मेरे साथ अरुण राजभर जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के कमलाकर त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और मेरे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जफर अमीन साहब भी जुड़ेंगे। पहला सवाल राघवेंद्र जी आपसे, ऐसा क्या किया आपने 3.5 सालों में जिससे इन उपचुनाव में भी आपको इस रिंग का किंग बना दे जनता? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है अपने 3.5 साल में जो काम किए हैं, विकास और सुशासन के काम को लेकर के जनता के बीच में जाएगी
और पूरा विश्वास है जितनी भी हमारी 8 सीटें हैं, 8 सीटों पे हमको विजयश्री मिलेगा। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार समाज के बीच में रहती है। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है। राघवेंद्र जी, आपको एक बात करेक्ट कर दें, मुझे उम्मीद थी कि आपको ये जानकारी शायद होगी। सीट सिर्फ 7 सीटों पर ही चुनाव होना है, स्वार सीट पर चुनाव नहीं हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखे, इसलिए आपको करेक्ट कर रहा हूं। दूसरी बात, जनता के बीच में रहते हैं, क्रांति करते हैं, मुझे बताइए तो 3.5 साल में आपने क्या क्या किया, गिनाइए तो सही। जी, देखिए 3.5 साल में हमने विकास और सुशासन 2 विषयों पर विशेष रूप से काम किया है। सबसे पहले तो जो ये 1 साल हमारा जो है कोरोना काल में जो बीत गया, उसमें जिस तरीके से हमने कोरोना के संक्रमण काल का मुकाबला ईमानदारी से किया है, जिसका पूरा आइकॉन पूरे भारत में बना हुआ है। किस तरीके से जब हमारा जो कोरोना की टेस्टिंग किसी समय 7 हुआ करती थी, 7 प्रतिदिन हुआ करती थी, आज लगभग 2 लाख टेस्टिंग प्रतिदिन हो रही है। 1 साल लगातार हम उस संक्रमण काल से जूझे, आज बिल्कुल कब्जे में हमारे कोरोना है और लगातार उत्तर प्रदेश से समाप्ति के कगार पर है। विकास क्या क्या ये तो बताइए। ले और 3.5 साल पूरा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त बना रहा है। एक कहीं पर भी जी विकास क्या क्या ये तो बता दीजिए। जी कौन सी कितनी फैक्ट्रियां आवाज कहीं हो रही बताएं। अच्छा ठीक है, वो आवाज दिखो, दोबारा मैं आपके पास आ जाऊंगा ताकि आवाज आपकी। विकास मुझे अरुण राजभर एक बात बताइए, आप प्रत्याशी लड़ाएंगे इन 1 सीटों पर, नहीं लड़ाएंगे या सिर्फ बीजेपी का खेल ही बिगाड़ेंगे? अरे बिल्कुल सर, क्यों, लड़ाई के मैदान में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रहेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 3.5 साल का जुमला फेंक रही है और जो ये नौटंकी दिखा रहे हैं, 3.5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ राम राज्य के नाम पर इस देश में सरंगी दिखाया गया है, सरंगी बजाई गई है। अब पूरे उत्तर प्रदेश में चारों तरफ अत्याचार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा अत्याचार पश्चिम से लेकर पूरब तक बढ़ के आया है। ज्यादा इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ ढकोसला किया है और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में किया। जो नारा ये देकर के आए थे, ना ही गुंडा राज ना ही भ्रष्टाचार, तो ना शब्द हटा दिया है, गुंडा राज भी कायम हो गया है, भ्रष्टाचार भी कायम हो गया है। जिसका उदाहरण जो कोरोना काल में आपने देखा हो, जो माननीय प्रधानमंत्री नारा दिया था कि हम आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं, तो उसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में 3.5 साल में ये आपदा में अवसर ढूंढ करके 6 महीना में लूटने का काम किए हैं। चाहे पीपी किट के नाम पर हो, चाहे सैनिटाइजर के नाम पर, चाहे एलेनाइजर के नाम पर, जितने भी उपकरण चिकित्सा संबंधित थे, सब में घोटाला करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। बड़े पैमाने पर पिछड़े समाज के, दलित समाज के, वंचित वर्गों के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज ये किस चेहरे से जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने के लिए? पूरा उत्तर प्रदेश आज जल रहा है। आज हाथरस में जो घटना घटी है, पूरा विश्व में इस बात का मैसेज जा रहा है, भारत की बेटी गई है। आज एक भी चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, जो हिमायती बनते हैं कट्टर हिंदुओं के, आज वह सारे के सारे बिल में घुसे हुए हैं। कोई दलित की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं खड़ा हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ पिछड़े समाज के, दलित समाज के, वंचित वर्ग के लोग आज आवाज उठाए हैं। 7 बजे आज पूरे बड़े पैमाने पर आप यहाँ राजनीति करने लगे। अरुण राजभर, मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा था, आप यहाँ राजनीति करने लगे। मैं दोबारा आ जाऊंगा। मुझे बता दीजिए कौन कौन से सीट पे प्रत्याशी लड़ाएंगे आप? कौन सी सीटें, 7 में से कौन, कितनी सीटों पर? देखिए, हम 2 सीटों पर हमारी पूरी तैयारी मुस्तैदी से चल रही है। एक मल्हनी विधानसभा सीट है जो जौनपुर जिले में है, एक देवरिया की सदर विधानसभा सीटें हैं जहां हम पूरी तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को लगा चुके हैं और गांव-गांव तक चौपाल लगा करके हम भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय झूठ पार्टी का जुमला जो इन्होंने 3 साल 3.5 साल में दिया है, इसका पर्दाफाश करके गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, नौजवान, आज इन सभी मुद्दों पर हम जनता के बीच में जाकर के उनसे आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं, उनसे वोट मांगने का काम कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में जो 7 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों पर हम लोग सबक सिखा करके दिखाएंगे। ओके, कमलाकर त्रिपाठी जी, आपने 2 सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए थे, बांगरमऊ और स्वार। तो स्वार में चुनाव हो नहीं रहा है। बांगरमऊ में जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक आरती वाजपेयी को आपने टिकट देने का ऐलान कर दिया है। बाकी सीटों पर आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे या आप जानबूझ के देर कर रहे हैं? नहीं, जानबूझ के न देर करने जैसा कुछ है और प्रत्याशी न मिलने जैसा भी कुछ नहीं है। हम सारी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे। बात यह है कि इस सरकार का इस्तेकबाल खत्म हो चुका। ये योगी सरकार नहीं है अंजीत जी, ये भोगी सरकार है, मनोरोगी सरकार है। इस सरकार में जिस तरह से बच्चियों पर रेप हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी अस्मतें लूटी जा रही हैं, आज हाथरस की घटना हुई, उसके पहले बुलंदशहर की, उसके पहले मेरठ की, उसके पहले गोरखपुर की, उसके पहले इसी राजधानी में हुई थी। पिछले 9 महीने में
40 बलात्कार और हत्या के मामले इस सरकार में आ चुके मात्र पिछले 9 महीने में, कोरोना काल में भी। आप ये सोचिए, इस सरकार ने पूरे, और आज कल जो है वो यूपीपीसीएल के कर्मचारियों ने आंदोलन किया, उसके पहले जो है वो शिक्षक भर्ती घोटाला होता है, उसके पहले बुलंदशहर का एसएसपी कांपते हुए कहता है कि भाजपा के सांसद लीड कर रहे थे और हमारे यहां जो है वो भीड़ को लेकर के वो अटैक कर रहे थे, वो दंगे की पूरी स्थिति थी, वो भी आपको याद होगी। और कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी के यहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज जीतने के बाद जेल में मिलने जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे कारण मैं जीत करके आया हूं। तो ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, ये बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली सरकार है, और इसका सुपड़ा साफ होना तय है। और जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो सड़क पर गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, अभी इन्होंने किसान बिल लाया, केंद्र सरकार ने पूरी तरह से किसानों का गला घोटने की साजिश, श्रमिक बिल लेकर के आए जिसमें श्रमिकों को कोई भी जो है वो उद्योग कभी भी हटा सकता है। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी उनके हितों की रक्षा के लिए सड़क पर है और उनके हितों की पार्लियामेंट से लेकर के असेंबली से लेकर के कमलाकर जी आप अच्छा बोलते, मैं बीच में आपको रोकता नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक सवाल जोड़ देता हूं। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जनता को समझाएंगे कैसे ये जो बात आप कह रहे हैं टीवी पर बैठ के? जनता, जब हम सड़क पर हैं तो जनता देख रही है, जनता के हितों के लिए हम यहां भी संघर्ष कर रहे हैं। हमने कोरोना को लेकर के राहुल गांधी जी का पहला ट्वीट जो है वो 30 जनवरी को आया था, दूसरा 12 फरवरी को आया, लेकिन इनकी सरकार कानों पर जू नहीं रहेगी। केंद्र से लेकर के यहां तक नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। 22 फरवरी को पूरे देश को इन्होंने कोरोना में झोंक दिया, और आज कोरोना में आपदा में अवसर बना करके आप ये सोचिए, मणिलाल पाटीदार जो गुजरात से आता है यहां पर लूटने के लिए, यहां 7 अधिकारी उत्तर प्रदेश में गुजरात से आए हैं लूटने के लिए। क्या उत्तर प्रदेश में जो है वो अधिकारियों की कमी है? क्या यहां सक्षम अधिकारी नहीं है? और जिस तरीके से जो है वो अधिकारी के कहने पर हत्याएं हो रही हैं, आप ये सोचिए, यहां की पुलिस फिरौती दिलवाती है, उसके बाद भी हत्या होती है। ठीक है सर। पुलिस को नेता मारता है, पुलिस जो है वो आम जनता पे अत्याचार करती है। लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या होती है, कमलेश त्रिपाठी की हत्या हिंदू महासभा वाले, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ। मणिलाल पाटीदार को जबरदस्ती कोरोना बताते हुए वो कर दिया गया, उससे पूछताछ तक नहीं हो रही है। आप ये समझिए, ये पूरी तरह से भ्रष्ट और अपाहिज सरकार है। इसको एक पुराना शेर है रंजीत भाई कि जो बीजेपी को देख वोट देकर के हुआ कि हाथ से जैसे शीशा गिरे छूटने के बाद, हाल ये हुआ है बीजेपी को वोट देने के बाद, और राह में रहजन मिला रहबर के भेष में, पहचान दे गया है मुझे लूटने के बाद। ये स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेगी, और कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प के रूप में नजर आ रही है। ओके, ठीक है। मैं एक तस्वीर दिखा दूं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये महिला सुरक्षा को लेकर के कुछ महिलाएं सड़क पर हैं और वो प्रोटेस्ट कर रही हैं और इंसाफ की मांग कर रही हैं। राघवेंद्र जी, आप भी जवाब शेर से ही देंगे? कम नहीं, शेर से नहीं। मुझे तो ताज्जुब होता है, जैसे इन्होंने किसान बिल के बारे में बताया, मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या 2014 के घोषणा पत्र में वो विषय नहीं था जिन विषयों पे हम लोग किसान बिल लाए? ये कैसी बातें ये लोग करते हैं भाई? वास्तविकता तो है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नीचे से धरातल बिल्कुल सरका हुआ है। ये लोग सिर्फ शेरो शायरी करना जानते हैं। वास्तव में जो 7 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, ये सिर्फ वोट कटवे की भूमिका में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी वोट कटवे की भूमिका में रहेगी, इसके अलावा आगे बढ़ के कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़ रही है और लगातार समाज में है। हम जो विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, और जो मैंने दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश दिया है उसमें चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना काल के संक्रमण काल में जिस तरीके से इस विपदा का सामना किया है, लोगों की जानें बचाएंगे, उसमें हम लोग चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 3.5 साल से चर्चा नहीं करा पा रहे, ईमानदारी से समाज में काम कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ चुनाव के समय जनता में आते हैं, इसके अलावा दिखाई नहीं पड़ता श्रीमान जी। आप लोग सिर्फ चुनाव में रहते हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो। मैं पूछना चाहता हूँ, 3.5 साल आप लोग कहाँ थे? 3.5 साल आप लोग कहाँ पर थे?
आज महिलाएं सड़क पर उतर रही हैं, किसको सुरक्षा दे रहे हैं, किसको न्याय दे रहे हैं, किसको हक दे रहे हैं? आज हर व्यक्ति सड़क पर उतर करके इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मोदी को ने वोट देकर के आज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। इस नाते पूरे देश की जनता आज विकल्प की तलाश में है कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय जुमला पार्टी हो गई है, भारतीय झूठ पार्टी हो गई। इस नाते इनकी झूठ का पर्दाफाश अब जनता समझ चुकी है। इस नाते गांव में जाकर आप विकल्प नहीं बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार में है और आगे आने वाले समय में और भी बेहतर स्थिति में रहेगी। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी जिसके आप लोग नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी आधी जेल में है, आधी बेल में है। आप लोग भ्रष्टाचार आकांड से डूबे हुए लोग हैं। आप लोगों को समाज में कहने लायक उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। जनता को आप लोगों को देश और उत्तर प्रदेश की जनता ने मुंह दिखाने के काबिल नहीं। आप लोग किस मुंह से आके यहाँ चर्चा करने लगते हैं? आके आप लोग आप जाओ जनता अभी जो ट्रैक्टर जलाने वाली घटना हुई है चैनल में दिखाया जा रहा है। दो बार आप लोग वही ट्रैक्टर, पंजाब में वही ट्रैक्टर जलाते हैं और वही दिल्ली में लाके जलाते हैं। राज उत्तर प्रदेश में कायम कर चुके हो। आज पिछड़े समाज के लोगों को जनता हमको बेहतर निगाह से देख रही है। आप अपनी चिंता करिए, जनता आपको किस निगाह से देख रही है? आप लोगों को जनता भ्रष्टाचार की निगाह से देख रही है। सरकार बनाई गई थी सिर्फ एक जाति को न्याय देने के लिए नहीं। आज 10 लाख में आप एक बेटी का सौदा कर रहे हो। अगर ब्राह्मण मरता है तो 1 करोड़ रुपया देते हो, ठाकुर मरता है तो 1 करोड़ देते हो, और दलित मरता है तो 10 लाख में उसकी सौदा कर लेते हो, पिछड़ा मरता है तो 5 लाख में उसकी सौदा कर लेते हो। कौन सी राजनीति करते हो? आप लोग सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं। आप लोग जातिवाद बयान लाते हैं, हर चीज को देते हैं। इसके अलावा ईमानदारी से चुनाव लड़ने आएंगे। अभी आप लोग चलिए मैं आता हूं आप दोनों के पास। अभी 2 लोग रह गए हैं और बात करने के लिए। मेरे साथ जफर अमीन साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और मेरे सहयोगी निखिल हैं। मैं पहले जफर अमीन साहब आपके पास आता हूं, फिर निखिल के पास जाऊंगा। वो जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर लखनऊ में इस तरीके से इस वक्त क्या माहौल चल रहा है। जफर अमीन साहब, मैं ये जानना चाहता हूं 7 सीटों के चुनाव पर, जिसमें मल्हनी आपकी सीट थी, उसमें से किसी एक सीट पर अखिलेश यादव जाएंगे चुनाव प्रचार के लिए, या ये पूरा उपचुनाव जफर अमीन जैसे मजबूत कार्यकर्ताओं के भरोसे ही रहेगा? क्योंकि ट्विटर के अलावा तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष निकलते नहीं हैं। देखिए, ऐसा है कि अभी जब जो रिजल्ट आया है, आता रहा है, कार्यकर्ता खुद काफी हैं, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया ही नहीं है। अभी इन्होंने राघवेंद्र जी ने कहा कि विकास के नाम पे हम चुनाव लड़ेंगे। 3.5 साल में कोई ऐसी परियोजना बता दें जिसका शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया हो, एक भी कोई बता दें राघवेंद्र जी। दूसरी बात हम बताते हैं, आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे 2 साल से कम समय में 23 महीने में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने बनवा दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये बतावे कि अभी तक क्यों नहीं बनी 3.5 साल में? इन्होंने किया कि तो आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए। ये अभी कह रहे थे, देखिए बस ऐसे प्रवक्ता है कि खाली बोलेंगे, इनको भेजा गया कि खाली झूठ बोलो, खाली विपक्ष को बोलने मत दो। लेकिन अब इनकी बोलती जनता बंद करने वाली है। विपक्ष बोलेगा और अब जनता विपक्ष बन के सड़कों पर उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी का वजूद बचाना मुश्किल है। अभी इन्होंने कहा इन्होंने कहा कोविड पॉजिटिव का केस, कोविड पर कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। कोविड में इनके विधायक का भाई इलाज ना होने की सूरत में 3 मंजिल से कूद के जान दे रहा है। बीएचयू में नहीं, बनारस के अंदर इलाज ना होने की वजह से एक ब्राह्मण परिवार का इकलौता लड़का 4 मंजिले से कूद के आत्महत्या कर ले रहा है। मुरादाबाद में इसी तरह से एक इंजीनियर आत्महत्या कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक का सगा भाई आत्महत्या कर रहा है। कहीं कोई इंतजाम नहीं है। महिलाओं के बच्चे सड़क पर पैदा हो रहे हैं, हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप किस सीट पे चुनाव लड़ेंगे? आपको तो चुनाव लड़ने का अधिकार जनता खत्म कर देगी इस उपचुनाव में, और आपकी बुरी तरह हार होगी। हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। आपके डीजीपी तक भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। आपका एसएसपी 70 लाख 80 लाख रुपया लेके आप ट्रांसफर करा रहे हैं।
3-3 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का नेता और पदाधिकारी बंदूक के नोक पर सामूहिक बलात्कार कर रहा है। आज खेत में लड़कियां पशु चराने नहीं जा पा रही माँ बाप के साथ। हाथरस में सामूहिक बलात्कार हुआ है, 4 दिन पहले हुआ है। आज स्कूल लड़कियां नहीं जा रही हैं, कोचिंग तक नहीं पढ़ने जा पा रही हैं और उनकी इज्जत लूट ली जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चलिए सर, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई सही जवाब जो सवाल पूछे उस पर कोई बात नहीं करता। निखिल, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं, फिर मैं एक बार फिर से कमलाकर जी के पास जाऊंगा और फिर अरुण राजभर के पास जाऊंगा। निखिल, मुझे बताइए कि 1.5 साल का वक्त बचा है, जो भी विधायक बनेगा, जिस भी पार्टी से बने, वो तकरीबन 1.5 साल विधायक रहेगा। तो लखनऊ में टिकट पाने की होड़ा भी दिख रही है कि सब कुछ सामान्य चल रहा है, कि छोड़ दीजिए 1.5 साल का मामला है, पार्टी अपना तय करे जो करना है। निश्चित तौर पर जब उपचुनाव होता है तो जो रूलिंग पार्टी होती है उसका दबदबा होता है। अभी तक जिस तरह के रुझान कम से कम उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं, तो ऐसे बीजेपी में इस बात की होड़ लगी है। लेकिन दूसरे दलों की अगर मैं बात करूं तो दूसरे दलों में मुश्किल है साख बचा पाना, क्योंकि अभी तक का जो ट्रेंड रहा वो यही बताता है कि रूलिंग पार्टी हरदम मजबूत पड़ती है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जिस तरह के समय सियासत है और राजनीतिक पार्टियों की तैयारी है, उसमें यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि बीजेपी सब पर भारी पड़ेगी। उसका कारण यह है कि समाजवादी पार्टी अभी वातानुकूलित कमरे में है। कांग्रेस सड़क पर जरूर आई है, लेकिन सड़क से लेकर गांव तक जोड़ने वाली चेन उसके पास नहीं है। गांव में कार्यकर्ता नहीं है, जो भी लोग हैं वो कार्यकर्ता सिर्फ कैमरे वाले हैं। तो अभी कम से कम कांग्रेस का बहुत बड़ा इंपैक्ट तो नहीं दिख रहा है। समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी रही है, सत्ता को लड़कर छीन लेती है सड़कों पर, ऐसा कई बार पहले भी हो चुका है। लेकिन वो जो दौर था वो मुलायम सिंह यादव का दौर था। मुलायम सिंह यादव का दौर था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। मुलायम सिंह यादव हजरतगंज में जो है वो धरने पर बैठ गए थे और पूरे उत्तर प्रदेश में एक भूचाल सा आ गया था। तो जो धरती पुत्र वाली कहानी थी मुलायम सिंह के लिए वो सटीक बैठती थी उन पर, लेकिन अब शायद समाजवादी पार्टी में वो करंट नहीं बचा। यही वजह है कि वातानुकूलित कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही। तो बहुत मुश्किल है अभी विपक्षी दलों के लिए। हालांकि विपक्ष बहुत तेजी से सक्रिय हुआ है पिछले कुछ दिनों में, तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम आगे कुछ रोचक हो सकते हैं। फिलहाल अभी उपचुनाव में तो इस तरह की स्थिति अंजीत दिख नहीं रही है। चलिए, वही सवाल जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे वातानुकूलित कमरे का, वही सवाल मैंने जफर अमीन साहब से पूछा था, उसको टाल गए, उन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन कमलाकर जी, बहुत कम समय है, इसलिए जल्दी से आप लोगों से पूछता हूं, चुनावों में असल मुद्दा क्या होगा? चुनावों में असल मुद्दा गवर्नेंस होगा। भय, भूख और भ्रष्टाचार को स्थापित करने वाली इस सरकार के अगेंस्ट हम मैंडेट पे जाएंगे। और अभी जो आपके वो कह रहे थे करस्पॉन्डेंट, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि केशव प्रसाद मौर्य और आदित्यनाथ जी के जो उपचुनाव हुए थे उसमें दोनों में बीजेपी हारी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनका दबदबा है, क्योंकि इनके जनता का हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे कोई हो, हर व्यक्ति जो है वो इनके तानाशाही से त्रस्त है। और अभी इन्होंने जो फोर्स का गठन किया है, स्पेशल फोर्स, जो रॉलेट एक्ट आया था 100 साल पहले अंग्रेजों के समय में, जिसमें बिना वारंट के शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, वही स्थिति इन्होंने लेकर के आई है। और वो किस लिए लेकर के आई है कि कॉर्पोरेट को ये वो कर सकें कि वो मालिक जो है वो कभी भी किसी को निकाल दे और उसकी कोई सुनवाई ना हो। जब वो अपने प्रीमाइस में जाए तो उसको अरेस्ट करके आप कमलाकर जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसका परिवार आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कैराना, फूलपुर और गोरखपुर में बीजेपी चुनाव हार गई थी, बात बिल्कुल आपकी ठीक है। लेकिन विधानसभाओं में कई बार नतीजे ऐसे देखने को मिले हैं जिसकी रूलिंग पार्टी की जिसकी सरकार होती है उसकी सीटें ज्यादा निकलती है। संभवतः इसलिए निखिल ने उस बात का जिक्र किया। जफर अमीन साहब कुछ बोलना चाहते, जल्दी से बोलिए सर। जी, हमारा यह कहना है कि आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर आ चुके हैं। अखिलेश यादव कहां हैं? कब दिखेंगे सड़क पर? इसका जवाब है आपके पास? फर्जी मुकदमे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी सड़क पर दिखेंगे? ट्विटर से बाहर कभी दिखेंगे? इसका जवाब है उन्हीं के निर्देश पे सड़क पर आए हैं। ठीक है सर, तो उन्हीं के निर्देश पे तो बता देना कि कल को सरकार आ जाएगी, जफर अमीन को बना देंगे मुख्यमंत्री। सिर्फ अब माननीय अखिलेश यादव जी का कमाल कर रही है, तो बोलवा दीजिए ना उनसे फिर कि कल को सरकार आएगी, मुख्यमंत्री बना देंगे जफर अमीन को। पूरे देश सरकार आ जाएगी तो मुख्यमंत्री
खुद बनेंगे, चुनाव लड़े कार्यकर्ता पार्टी का नाम और अखिलेश यादव साहब का नाम बोलिए अनुराग कुछ बोल वो रहे थे, जान जल्दी रही से। है कि जितना भी विकास हुआ है समाजवादी पार्टी का सरकार में हुआ है। अपराधों पे नकेल कसा गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग को अपराध करवा रहे हैं अपने संरक्षण में। चलिए सर, मैं राघवेंद्र जी से एक सवाल लेना चाह रहा था लेकिन समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कौन बनेगा दरअसल किंग इस रिंग का, ये जनता तय करेगी और ये 10 तारीख को तय होगा।